क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो निर्णय लेते हैं, क्या वे सच में हमारे अपने होते हैं, या फिर वे धीरे धीरे चुपचाप किसी और के शब्दों, इशारों और विचारों से आकार लेते हैं? हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम मानते हैं कि हम तार्किक हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे निर्णयों का बड़ा हिस्सा हमारे अवचेतन मन में बनता है और वहीं से प्रभाव की शुरुआत होती है। आज की दुनिया में प्रभाव सिर्फ विज्ञापन तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया, समाचार, रिश्ते, ऑफिस की राजनीति, मार्केटिंग, सेल्स, हर जगह कोई ना कोई हमारे हाँ का इंतजार कर रहा है। और यहीं से शुरू होती है इस किताब की असली यात्रा। Why this book matters today? ये किताब डार्क साइकोलॉजी एंड मैनिपुलेशन बुक 1 हमें प्रभाव, मनोवैज्ञानिक नियंत्रण और व्यावहारिक हेरफेर की संरचना समझाती है। ये किताब कोई जादू या रहस्यमयी शक्ति की बात नहीं करती। ये बताती है कि शब्द, विश्वास, भावनाएं और व्यवहार किस तरह इंसान के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। आज के समय में जब सूचना की बाढ़ है, ध्यान भटकाने वाली चीजें अनगिनत हैं और लोग लगातार हमारी सोच को दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, तब यह समझना जरूरी हो जाता है कि प्रभाव कैसे काम करता है। इस पहले भाग में हम समझेंगे माइंड कंट्रोल वास्तव में क्या है, प्रभाव और हेरफेर में क्या अंतर है, क्यों हाँ किसी भी प्रभाव प्रक्रिया का केंद्र है और कैसे विश्वास हर नियंत्रण की शुरुआत बनता है। What is mind control really? किताब के अनुसार माइंड कंट्रोल का मतलब किसी के दिमाग को जादुई तरीके से नियंत्रित करना नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसमें शब्दों, विचारों और भावनात्मक संकेतों के माध्यम से किसी व्यक्ति के विश्वास और व्यवहार को प्रभावित किया जाता है। लेखक ये स्पष्ट करता है कि प्रभाव एक निरंतरता पर मौजूद है। एक छोर पर नैतिक और सम्मानजनक प्रभाव है, जहां उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के हित में परिवर्तन लाना है। दूसरे छोर पर है अंधकारमय प्रभाव, जहां उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता, पहचान और तार्किक सोच को कमजोर करना है। यही वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी की शुरुआत होती है। इन्फ्लुएंस वर्सेस मैनिपुलेशन। प्रभाव और हेरफेर में फर्क समझना बेहद जरूरी है। प्रभाव वो है जहां जानकारी दी जाती है, विकल्प खुले रहते हैं और व्यक्ति स्वतंत्र निर्णय लेता है। हेरफेर वो है जहां भावनाओं का उपयोग करके निर्णय को सीमित कर दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति डर, अपराधबोध, शर्म या भावनात्मक निर्भरता का उपयोग करता है, तो वो तर्क को कमजोर कर देता है। किताब बताती है कि अधिकतर हेरफेर भावनात्मक स्तर पर शुरू होता है, तार्किक स्तर पर नहीं। और यहीं से हमें सावधान होना चाहिए। द साइकोलॉजी बिहाइंड यस। लेखक एक बहुत सरल लेकिन गहरी बात कहता है। प्रभाव का केंद्र है एक शब्द, हां। चाहे मार्केटिंग हो, सेल्स हो या रिश्ते, हर प्रभाव प्रक्रिया का लक्ष्य यही होता है कि सामने वाला हां कहे। लेकिन यह हां अचानक नहीं आता। पहले छोटे छोटे सहमतियां बनाई जाती हैं। छोटे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब स्वाभाविक रूप से हां हो। धीरे धीरे व्यक्ति का मन सहमति की आदत बना लेता है और यही सहमति आगे बड़े निर्णयों में बदल जाती है। हाउ ट्रस्ट बिकम्स द एंट्री पॉइंट। हर हेरफेर की शुरुआत विश्वास से होती है। किताब के अनुसार एक नियंत्रक सबसे पहले संबंध बनाता है। वो दोस्ती, समानता, सहानुभूति या सहयोग का वातावरण तैयार करता है। जब व्यक्ति का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तंत्र कमजोर होता है, तब प्रभाव का वास्तविक प्रवेश होता है। विश्वास दीवारों को गिराता है और जब दीवारें गिरती हैं तो विचार अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि विश्वास एक शक्ति है और हर शक्ति का उपयोग सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह से किया जा सकता है। अब तक हमने समझा कि प्रभाव हर जगह है। माइंड कंट्रोल एक संरचित प्रक्रिया है, हां इसका केंद्र है और विश्वास इसका पहला दरवाजा है। लेकिन असली सवाल यह है कि इसके बाद क्या होता है। जब विश्वास बन जाता है तो अगला कदम क्या होता है। कैसे किसी व्यक्ति की कमजोरियों को पहचाना जाता है और कैसे धीरे धीरे उसके निर्णयों की दिशा बदली जाती है। अगले भाग में हम इसी प्रक्रिया की परतें खोलेंगे।
समझेंगे कि किसी भी हेरफेर की पहली रणनीतिक चाल क्या होती है। Why manipulation starts with observation। अगर कोई व्यक्ति आपको नियंत्रित करना चाहता है तो वो आपको बदलने से पहले आपको समझेगा। हेरफेर कभी सीधे आदेश से शुरू नहीं होता, ये शुरू होता है निरीक्षण से। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग बस बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग पहले देखते हैं। आपकी चाल, आपकी आवाज, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी असुरक्षाएं, और यहीं से शुरू होती है रणनीति। स्टेप 1, अंडरस्टैंडिंग द टारगेट। किताब के अनुसार किसी भी माइंड कंट्रोल प्रक्रिया का पहला चरण है लक्ष्य को समझना। नियंत्रक सबसे पहले ये जानना चाहता है कि आप अंतर्मुखी हैं या बहिर्मुखी, आप आत्मविश्वासी हैं या असुरक्षित, आप भावनात्मक निर्णय लेते हैं या तार्किक, आप मान्यता चाहते हैं या स्वतंत्रता। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति पर एक ही तरीका काम नहीं करता। जिस तरह एक डॉक्टर इलाज से पहले जांच करता है, वैसे ही एक नियंत्रक प्रभाव से पहले विश्लेषण करता है। रीडिंग पर्सनैलिटी एंड इमोशनल पैटर्न्स। किताब बताती है कि लोग अपने बारे में बहुत कुछ अनजाने में प्रकट कर देते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखों की हरकत, आपके हाथों की स्थिति, आपकी बोलने की गति, ये सब संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, बार बार पलक झपकना तनाव या असुरक्षा का संकेत हो सकता है। हाथ सीने पर बांध लेना रक्षात्मक रवैया दिखा सकता है। तेज कदमों से चलना बेचैनी या डर का संकेत हो सकता है। इन संकेतों के माध्यम से नियंत्रक ये समझता है कि आपकी रक्षा प्रणाली कितनी मजबूत है, और जब उसे ये समझ आ जाता है तो वो तय करता है कि प्रयास करना है या नहीं। आइडेंटिफाइंग वीकनेस एंड एंट्री पॉइंट्स। हर व्यक्ति की कोई ना कोई भावनात्मक कमजोरी होती है। किसी को मान्यता चाहिए, किसी को प्रेम चाहिए, किसी को नियंत्रण चाहिए, किसी को सुरक्षा चाहिए। जब नियंत्रक इन जरूरतों को पहचान लेता है तो वो वहीं से प्रवेश करता है। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती। पहले वो सहमति मनाता है, फिर समानता दिखाता है, फिर समर्थन देता है। धीरे धीरे व्यक्ति भावनात्मक रूप से खुलने लगता है और यहीं से प्रभाव गहराता है। द रोल ऑफ ईगो एंड एंटाइटलमेंट। किताब एक महत्वपूर्ण बात बताती है। जो व्यक्ति दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, अक्सर उसमें एक बढ़ा हुआ अहंकार और अधिकार की भावना होती है। वो मानता है कि उसकी सोच सही है, वो संदेह नहीं करता, वो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है। इस मानसिकता के कारण वो दूसरों को बदलने का अधिकार महसूस करता है। ये समझना जरूरी है कि हेरफेर केवल तकनीक नहीं है, ये मानसिक संरचना भी है। डेटा कलेक्शन इन एवरीडे इंटरैक्शन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये डेटा कलेक्शन कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं होती, ये सामान्य बातचीत के दौरान होता है। आपकी पसंद नापसंद, आपकी दिनचर्या, आपके लक्ष्य, आपके डर, सब धीरे धीरे सामने आते हैं। नियंत्रक सुनता है, नोट करता है, जोड़ता है, और जब उसे पर्याप्त जानकारी मिल जाती है तो वो एक प्रवेश बिंदु चुनता है। यही वो क्षण है जहां से वास्तविक प्रभाव शुरू होता है। डिफेंस अवेयरनेस। अब तक हमने देखा कि हेरफेर का पहला चरण है समझना, लक्ष्य को पढ़ना, उसकी भावनाओं और कमजोरियों को पहचानना। लेकिन अगला कदम और भी महत्वपूर्ण है। जब लक्ष्य समझ लिया जाता है तो उसकी रक्षा प्रणाली को कैसे कमजोर किया जाता है, कैसे विश्वास गहराया जाता है, कैसे अलगाव और निर्भरता पैदा की जाती है। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे नियंत्रक सामाजिक और भावनात्मक दीवारों को धीरे धीरे गिराता है। ये किताब हमें दिखाती है कि जो हमें पढ़ सकता है वो हमें प्रभावित भी कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी भावनात्मक कमजोरी क्या है? अगर ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर इंसान के अंदर एक सुरक्षा तंत्र होता है। हम तुरंत हर किसी पर भरोसा नहीं करते। हम अपने विचार, अपने डर और अपनी कमजोरियां हर किसी के सामने नहीं खोलते। तो फिर सवाल उठता है, अगर कोई आपको नियंत्रित करना चाहता है तो वो आपकी इन दीवारों को कैसे गिराता है? किताब के अनुसार ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, सीधे टकराव से नहीं बल्कि विश्वास से। द पावर ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग। जब कोई व्यक्ति आपके साथ समानता दिखाता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, आपकी भावनाओं को स्वीकार करता है, तो आपके अंदर सुरक्षा की भावना पैदा होती है। नियंत्रक जानता है
कि भावनात्मक जुड़ाव सबसे शक्तिशाली प्रवेश द्वार है। पहले वो सहानुभूति दिखाता है, फिर समर्थन देता है, फिर आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे आपकी आलोचनात्मक सोच कम होने लगती है। आप उसके शब्दों को प्रश्न नहीं करते। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। आइसोलेशन एज अ कंट्रोल स्ट्रैटेजी। किताब के अनुसार ब्रेन वॉशिंग या गहरे हेरफेर का एक महत्वपूर्ण चरण है अलगाव। जब व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्तों या वैकल्पिक विचारों से दूर किया जाता है तो उसकी सोच सीमित हो जाती है। अलगाव हमेशा शारीरिक नहीं होता, कभी कभी यह भावनात्मक होता है। जैसे तुम्हें कोई और नहीं समझता, सिर्फ मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूं, बाकी लोग तुम्हारे खिलाफ हैं। धीरे धीरे व्यक्ति का भरोसा केवल एक स्रोत पर केंद्रित हो जाता है, और जब वैकल्पिक दृष्टिकोण खत्म हो जाते हैं तो नियंत्रण गहरा हो जाता है। अटैकिंग सेल्फ एस्टीम। किताब यह भी बताती है कि एक बार अलगाव हो जाए तो अगला कदम है आत्मसम्मान को कमजोर करना। जब व्यक्ति स्वयं पर संदेह करने लगता है तो वो मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाता है। आत्मसम्मान पर हमला कई तरीकों से हो सकता है। लगातार आलोचना, मजाक उड़ाना, शर्मिंदा करना, तुलना करना। जब किसी का आत्मविश्वास गिरता है तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है, और यहीं से रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। साइलेंट ट्रीटमेंट एंड इमोशनल विड्रॉल। किताब एक महत्वपूर्ण तकनीक का वर्णन करती है, साइलेंट ट्रीटमेंट। जब कोई व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है, आपसे बात करना बंद कर देता है, तो यह सिर्फ दूरी नहीं होती, ये इमोशनल कंट्रोल का तरीका हो सकता है। मानव स्वभाव के अनुसार हम स्वीकृति और जुड़ाव चाहते हैं। जब यह अचानक छीन लिया जाता है तो व्यक्ति असहज हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैंने क्या गलती की, मुझे क्या बदलना चाहिए। और अक्सर वो वही करता है जो सामने वाला चाहता है, सिर्फ उस जुड़ाव को वापस पाने के लिए। डिपेंडेंसी क्रिएशन। जब विश्वास बन जाए, अलगाव हो जाए और आत्मसम्मान कमजोर हो जाए तो अगला चरण है निर्भरता। अब व्यक्ति निर्णय लेने से पहले उसी स्रोत की ओर देखता है। वो अपनी सोच को सत्य मानने से पहले पूछता है, क्या यह सही है? यही वो बिंदु है जहां पहचान बदलने लगती है। अब व्यक्ति केवल प्रभावित नहीं होता, वो ढलने लगता है, और यही गहरे हेरफेर की पहचान है। अब तक हमने समझा कि कैसे विश्वास, अलगाव और आत्मसम्मान पर हमला मनोवैज्ञानिक नियंत्रण की नींव बनाते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है एक संरचित चरण, जहां विचारों को दोहराया जाता है, जहां वास्तविकता को नया अर्थ दिया जाता है और जहां पहचान को फिर से गढ़ा जाता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि कैसे ब्रेन वॉशिंग की संरचना काम करती है और दोहराव, भय और सहमति किस तरह मिलकर विश्वास को बदल देते हैं। जब हम ब्रेन वॉशिंग शब्द सुनते हैं तो हमें अक्सर फिल्मों वाले दृश्य याद आते हैं, लेकिन किताब के अनुसार ब्रेन वॉशिंग कोई नाटकीय प्रक्रिया नहीं है। ये एक संरचित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है व्यक्ति की इच्छा को धीरे धीरे बदलना, ताकि वो अपनी सोच को स्वेच्छा से त्याग दे। ये प्रक्रिया अचानक नहीं होती, ये चरणों में होती है। द स्ट्रक्चर बिहाइंड ब्रेन वॉशिंग। किताब बताती है कि ब्रेन वॉशिंग आमतौर पर 3 मुख्य चरणों में होती है। पहला, अलगाव। दूसरा, आत्मसम्मान पर हमला। तीसरा, पुनर्निर्माण। जब व्यक्ति को वैकल्पिक विचारों से दूर कर दिया जाता है और उसका आत्मविश्वास कमजोर कर दिया जाता है, तो उसका मानसिक ढांचा अस्थिर हो जाता है। यही वो क्षण है जहां नया विचार स्थापित करना आसान हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे पुरानी इमारत को तोड़कर नई बनाना। द पावर ऑफ रेपिटेशन। किताब में दोहराव को एक केंद्रीय उपकरण बताया गया है। जब एक विचार बार बार दोहराया जाता है तो वो परिचित हो जाता है, और जब कोई विचार परिचित हो जाता है तो वो सुरक्षित लगने लगता है। हमारा मस्तिष्क परिचित चीजों को कम खतरे के रूप में देखता है। इसलिए विज्ञापन, राजनीतिक भाषण और यहां तक कि व्यक्तिगत रिश्तों में भी एक ही वाक्य, एक ही विचार बार बार दोहराया जाता है। धीरे धीरे वो विचार सच जैसा महसूस होने लगता है। फियर एज अ साइकोलॉजिकल ट्रिगर। भय एक अत्यंत शक्तिशाली इमोशनल ट्रिगर है। जब व्यक्ति डर में होता है तो उसकी तर्क क्षमता कमजोर हो जाती है। किताब बताती है कि भय का उपयोग करके निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर तुमने ये नहीं किया तो,
अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो, अगर अभी निर्णय नहीं लिया तो देर हो जाएगी। डर तात्कालिकता पैदा करता है और तात्कालिकता सोचने का समय कम कर देती है। अग्रीमेंट लेयरिंग एंड यस सीक्वेंसिंग। पहले भाग में हमने हाँ की शक्ति को समझा था। अब समझते हैं कि ये ब्रेन वॉशिंग में कैसे काम करता है। जब किसी व्यक्ति से लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर स्वाभाविक रूप से हाँ हो, तो उसका मस्तिष्क सहमति के पैटर्न में आ जाता है। धीरे धीरे बड़ी सहमति भी आसान हो जाती है। ये प्रक्रिया सूक्ष्म होती है, व्यक्ति को महसूस भी नहीं होता कि वो किस दिशा में जा रहा है। आइडेंटिटी रिकंस्ट्रक्शन। सबसे गहरा प्रभाव तब होता है जब व्यक्ति की पहचान बदलने लगती है। पहले उसके पुराने विश्वासों पर प्रश्न उठाया जाता है, फिर नए विचार दिए जाते हैं, फिर उन विचारों को उसके स्व से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए, तुम खास हो, तुम अलग हो, तुम्हें सच्चाई समझ में आ गई है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने नए विचारों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लेता है, और जब विचार पहचान बन जाते हैं तो उन्हें बदलना कठिन हो जाता है। अब तक हमने समझा कि ब्रेन वॉशिंग कैसे संरचित होती है। अलगाव, आत्मसम्मान पर हमला, दोहराव, भय और पहचान का पुनर्निर्माण। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न अभी बाकी है। क्या ये प्रक्रिया केवल बाहरी नियंत्रण के लिए है, या हम खुद भी अपने मन को प्रोग्राम कर सकते हैं? किताब के अगले हिस्से में लेखक आंतरिक संवाद और अवचेतन प्रोग्रामिंग की बात करता है। अगले भाग में हम समझेंगे कि हमारा खुद का मन हमें कैसे प्रभावित करता है और हम उस प्रोग्रामिंग को कैसे बदल सकते हैं। ये किताब बताती है कि विचारों का दोहराव पहचान को बदल सकता है। क्या आपके जीवन में कोई ऐसा विश्वास है जो शायद बार बार सुनने से बना हो? अगर ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। द वॉइस इनसाइड योर हेड। हमने अब तक बाहरी हेरफेर की प्रक्रिया समझी, लेकिन एक और नियंत्रक है जो बाहर नहीं, अंदर है। वो है आपकी आंतरिक आवाज, वो संवाद जो आप दिन भर अपने आप से करते हैं। किताब कहती है कि ये इंटरनल डायलॉग आपके व्यवहार, आत्मविश्वास और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति हमें प्रभावित कर सकता है, तो सोचिए जो आवाज हमारे साथ हर पल है उसका प्रभाव कितना गहरा होगा। कॉन्शियस वर्सेस अनकॉन्शियस माइंड। लेखक समझाता है कि हमारा मन दो स्तरों पर काम करता है, चेतन और अवचेतन। चेतन मन तर्क करता है, विश्लेषण करता है, सोचता है, लेकिन अवचेतन मन निर्णयों की नींव रखता है। हम अक्सर मानते हैं कि हम तार्किक निर्णय लेते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे अधिकांश निर्णय पहले भावनात्मक स्तर पर बनते हैं, फिर चेतन मन उन्हें सही ठहराता है। यही कारण है कि भावनात्मक हेरफेर इतना प्रभावी होता है। हाउ बिलीव्स आर फॉर्म्ड। किताब के अनुसार विश्वास अचानक नहीं बनते, वे अनुभवों, दोहराव और भावनात्मक घटनाओं से बनते हैं। अगर बचपन में बार बार कहा गया हो कि तुम ये नहीं कर सकते, तो वो वाक्य धीरे धीरे विश्वास बन सकता है। अगर किसी असफलता के साथ गहरी शर्म जुड़ी हो, तो वो अनुभव आत्मसंदेह में बदल सकता है। विश्वास तथ्य नहीं होते, वे व्याख्याएं होते हैं, लेकिन हमारा अवचेतन मन उन्हें सच की तरह स्वीकार कर लेता है। लिमिटिंग बिलीव्स एंड सेल्फ सैबोटाज। सीमित विश्वास हमारे व्यवहार को सीमित कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति मानता है कि वो सफल नहीं हो सकता, तो वो कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। अगर कोई मानता है कि लोग उस पर भरोसा नहीं करते, तो वो अपने संबंधों में असुरक्षित हो जाता है। किताब ये बताती है कि कई बार हमें किसी बाहरी नियंत्रक की जरूरत नहीं होती, हम खुद अपने मन के माध्यम से खुद को रोकते हैं। यही सेल्फ सैबोटाज है। इमोशनल ट्रिगर्स एंड स्टेट कंट्रोल। हमारी भावनात्मक स्थिति हमारे निर्णयों को बदल देती है। जब हम उत्साहित होते हैं तो हम जोखिम लेने को तैयार होते हैं, जब हम डर में होते हैं तो हम सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। किताब बताती है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनात्मक स्थिति बदल दे, तो वो आपके निर्णय की दिशा बदल सकता है। और यही सिद्धांत स्वयं पर भी लागू होता है। अगर आप अपनी भावनात्मक स्थिति को नियंत्रित करना सीख लें, तो आप अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं। रीप्रोग्रामिंग द सबकॉन्शियस। लेखक कहता है कि जैसे कोई व्यक्ति आपके मन को प्रभावित कर सकता है, वैसे ही आप भी अपने मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। यह प्रक्रिया शुरू होती है जागरूकता से। पहले पहचानिए कि आपकी सीमित मान्यताएं क्या हैं, फिर उन्हें चुनौती दीजिए, फिर नए सशक्त विचारों को दोहराइए। दोहराव केवल हेरफेर का उपकरण नहीं है, ये आत्मविकास का उपकरण भी है। जब नया विचार बार बार दोहराया जाता है, तो अवचेतन मन उसे स्वीकार करने लगता है और धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगता है। अब तक हमने समझा कि हमारा आंतरिक संवाद और अवचेतन प्रोग्रामिंग हमारी पहचान और निर्णयों को आकार देती है। लेकिन एक और शक्ति है जो बाहरी और आंतरिक दोनों प्रभावों को संतुलित कर सकती है। वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
अगले भाग में हम समझेंगे कि भावनाओं को पढ़ना, नियंत्रित करना और समझना कैसे हमें हेरफेर से बचा सकता है और प्रभाव को नैतिक रूप से उपयोग करने में मदद कर सकता है। Why emotions control decisions? हम अक्सर खुद को तार्किक मानते हैं, लेकिन सच ये है कि अधिकतर निर्णय पहले भावना से बनते हैं, फिर तर्क से उन्हें सही ठहराया जाता है। किताब ये स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वो निर्णयों की दिशा को समझता है, और जो निर्णयों की दिशा समझता है वो प्रभाव की कला समझता है। इसलिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता केवल व्यक्तित्व का गुण नहीं है, ये सुरक्षा कवच भी है और प्रभाव का उपकरण भी। अंडरस्टैंडिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें नियंत्रित करना, दूसरों की भावनाओं को पढ़ना और उनके अनुसार प्रतिक्रिया देना। किताब बताती है कि जिस व्यक्ति को अपनी भावनाओं की समझ नहीं होती वो बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होता है। अगर कोई आपको गुस्से में ला सकता है तो वो आपकी सोच को सीमित कर सकता है। अगर कोई आपको अपराध बोध में डाल सकता है तो वो आपके निर्णय बदल सकता है। रीडिंग अदर पीपल्स इमोशनल स्टेट्स। जैसे नियंत्रक आपको पढ़ता है वैसे ही आप भी दूसरों को पढ़ सकते हैं। किताब बॉडी लैंग्वेज और सूक्ष्म संकेतों पर जोर देती है। आवाज की गति, आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, शारीरिक मुद्रा, ये सब भावनात्मक स्थिति का संकेत देते हैं। अगर कोई व्यक्ति असुरक्षित है तो उसकी भाषा और व्यवहार में झिझक होगी। अगर कोई व्यक्ति आत्मविश्वासी है तो उसकी मुद्रा स्थिर होगी। भावनाओं को पढ़ना आपको 2 फायदे देता है। पहला, आप हेर-फेर पहचान सकते हैं। दूसरा, आप संवाद को बेहतर बना सकते हैं। रेगुलेटिंग योर ओन इमोशंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वनियंत्रण। जब कोई आपको उकसाता है तो तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन किताब कहती है रुकना, देखना और समझना अधिक शक्तिशाली है। अगर आप अपनी भावनात्मक स्थिति बदल सकते हैं तो आप अपने निर्णयों की गुणवत्ता बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, गहरी सांस लेना, प्रतिक्रिया से पहले कुछ सेकंड रुकना, परिस्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखना, ये छोटे कदम आपके मानसिक नियंत्रण को मजबूत करते हैं। एम्पैथी वर्सेस इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। सहानुभूति एक सकारात्मक शक्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। अगर कोई आपकी सहानुभूति का फायदा उठाता है तो वो आपको भावनात्मक रूप से बांध सकता है। किताब ये समझाती है कि सहानुभूति और आत्मसीमा के बीच संतुलन जरूरी है। किसी को समझना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं को खो देना नहीं। भावनात्मक परिपक्वता का मतलब है समझना, लेकिन अंधा विश्वास न करना। इमोशनल एनर्जी एंड इन्फ्लुएंस। किताब ऊर्जा की अवधारणा का उल्लेख करती है, जो वास्तव में भावनात्मक वातावरण का संकेत है। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक, स्थिर और आत्मविश्वासी है तो उसकी उपस्थिति प्रभाव पैदा करती है। अगर कोई लगातार नकारात्मक है तो वो दूसरों की ऊर्जा को कम कर सकता है। भावनात्मक ऊर्जा संक्रामक होती है, इसीलिए एक कमरे का माहौल एक व्यक्ति से बदल सकता है। अगर आप अपनी भावनात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख लें तो आप संवाद की दिशा बदल सकते हैं। ट्रांजिशन टू माइंड गेम्स एंड सटल मैनिपुलेशन। अब तक हमने समझा कि भावनाएं निर्णयों की जड़ है और भावनात्मक बुद्धिमत्ता सुरक्षा और प्रभाव दोनों का आधार है। लेकिन कुछ तकनीकें ऐसी होती हैं जो सीधे भावनाओं पर काम नहीं करती, बल्कि भ्रम, उलझन और सूक्ष्म खेलों के माध्यम से प्रभाव डालती हैं। अगले भाग में हम माइंड गेम्स की बात करेंगे, कैसे गैसलाइटिंग, पैटर्न इंटरप्शन और सूक्ष्म नियंत्रण धीरे धीरे वास्तविकता की धारणा बदल देते हैं। ये किताब बताती है कि जो अपनी भावनाओं को समझता है वही अपनी दिशा तय करता है। क्या आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं या वे आपको नियंत्रित करती हैं? अगर ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक हमने सीखा कि हेरफेर विश्वास, अलगाव और भावनाओं के माध्यम से काम करता है, लेकिन कुछ तकनीकें और भी सूक्ष्म होती हैं। इन्हें किताब माइंड गेम्स के रूप में समझाती है। माइंड गेम्स का उद्देश्य है व्यक्ति की वास्तविकता की समझ को धीरे धीरे बदल देना, ताकि उसे अपनी ही विचारों पर संदेह होने लगे। ये नियंत्रण का एक मनोवैज्ञानिक खेल है। गैसलाइटिंग एक्सप्लेन्ड। गैसलाइटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को उसकी ही याददाश्त या अनुभव पर संदेह कराया जाता है। उदाहरण के लिए, तुम गलत याद कर रहे हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम ज्यादा सोच रहे हो। धीरे धीरे व्यक्ति सोचने लगता है कि शायद समस्या उसी में है।
जब कोई अपनी ही धारणा पर भरोसा खो देता है तो वो बाहरी पुष्टि पर निर्भर हो जाता है। यही गैसलाइटिंग का लक्ष्य है, वास्तविकता की परिभाषा पर नियंत्रण। क्रिएटिंग कंफ्यूजन एंड डाउट। कंफ्यूजन एक शक्तिशाली उपकरण है। जब व्यक्ति उलझन में होता है तो वो स्पष्ट सोच नहीं पाता। कभी-कभी नियंत्रक जानबूझकर विरोधाभासी संकेत देता है, कभी स्नेह, कभी दूरी, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना। ये भावनात्मक रोलर कोस्टर व्यक्ति को अस्थिर करता है। अस्थिर व्यक्ति स्थिरता खोजता है और वही स्थिरता नियंत्रक प्रदान करता है। इस प्रकार निर्भरता और गहरी हो जाती है। गिल्ट एंड ऑब्लिगेशन ट्रैप्स। अपराध बोध एक अत्यंत प्रभावी नियंत्रण तंत्र है। जब किसी को यह महसूस कराया जाए कि तुम्हारी वजह से तुमने मेरे लिए क्या किया है, या अगर तुम सच में परवाह करते हो तो व्यक्ति भावनात्मक दबाव में निर्णय ले सकता है। ये खुला आदेश नहीं होता, ये भावनात्मक ऋण का निर्माण होता है। धीरे धीरे व्यक्ति खुद को बाध्य महसूस करने लगता है। पैटर्न इंटरप्शन एंड शॉक टैक्टिक्स। किताब एक और रोचक अवधारणा बताती है, पैटर्न इंटरप्शन। जब कोई व्यक्ति आपके सामान्य सोचने के पैटर्न को अचानक तोड़ देता है तो आपका मस्तिष्क कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो जाता है। उसी क्षण में सुझाव देना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अचानक विषय बदल देना, अप्रत्याशित प्रश्न पूछना या भावनात्मक प्रतिक्रिया देना। ये तकनीक अक्सर सेल्स और सार्वजनिक भाषण में भी देखी जाती है। मीडिया, मार्केटिंग एंड साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग। माइंड गेम्स केवल व्यक्तिगत संबंधों में नहीं होते। किताब बताती है कि मीडिया और मार्केटिंग भी फ्रेमिंग का उपयोग करते हैं। फ्रेमिंग का मतलब है किसी तथ्य को इस तरह प्रस्तुत करना कि वो एक विशेष अर्थ दे। एक ही घटना को अलग अलग शब्दों में बताया जाए तो उसकी धारणा बदल सकती है। उदाहरण, कर बढ़ाया गया या सार्वजनिक सेवा सुधार के लिए योगदान बढ़ाया गया। शब्द बदलते ही अर्थ बदल जाता है और अर्थ बदलते ही प्रतिक्रिया बदल जाती है। अब तक हमने देखा कि माइंड गेम्स भ्रम, अपराध बोध, गैसलाइटिंग और फ्रेमिंग के माध्यम से काम करते हैं। लेकिन किताब एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देती है, व्यापार, बिक्री और सामाजिक प्रभाव। क्या वही तकनीकें जो व्यक्तिगत हेरफेर में उपयोग होती हैं, मार्केटिंग और नेतृत्व में भी दिखाई देती हैं? अगले भाग में हम समझेंगे कि प्रभाव कैसे व्यापार और समाज में एक व्यवस्थित रणनीति बन जाता है। अब तक हमने देखा कि हेरफेर रिश्तों और व्यक्तिगत स्तर पर कैसे काम करता है, लेकिन किताब एक महत्वपूर्ण बात कहती है, प्रभाव केवल व्यक्तिगत बातचीत तक सीमित नहीं है। ये व्यापार, राजनीति, मीडिया और समाज की संरचना में भी मौजूद है। कई बार हमें लगता है कि हम केवल एक उत्पाद खरीद रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम एक विचार, एक भावना और एक कहानी खरीद रहे होते हैं। मार्केटिंग एज स्ट्रक्चर्ड पर्सुएशन। किताब प्रभाव को एक संगठित प्रक्रिया के रूप में देखती है। मार्केटिंग का मूल उद्देश्य है सहमति प्राप्त करना। कोई भी विज्ञापन सीधे खरीद लो नहीं कहता। वह पहले समस्या दिखाता है, फिर समाधान प्रस्तुत करता है, फिर भरोसा बनाता है और अंत में निर्णय को आसान बना देता है। ये वही संरचना है जो हमने पहले व्यक्तिगत हेरफेर में देखी थी। फर्क केवल पैमाने का है। द यस प्रिंसिपल इन एक्शन। किताब बताती है कि प्रभाव का आधार है हाँ। जब कोई आपसे छोटे छोटे सवाल पूछता है जिनका जवाब स्वाभाविक रूप से हाँ हो, तो आपका मस्तिष्क सहमति के पैटर्न में प्रवेश करता है। उदाहरण के लिए, क्या आप अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं? क्या आप बेहतर जीवन चाहते हैं? क्या आप समय और पैसा बचाना चाहते हैं? जब आप बार बार हाँ कहते हैं तो अंतिम प्रस्ताव को स्वीकार करना आसान हो जाता है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे निर्णय की दिशा तय करती है। स्कैरसिटी एंड अर्जेंसी ट्रिगर्स। अभाव और तात्कालिकता दो शक्तिशाली ट्रिगर हैं। जब कहा जाता है ऑफर केवल आज तक, सीमित स्टॉक, अभी निर्णय ले, तो मस्तिष्क में कमी का डर सक्रिय हो जाता है। हम अवसर खोने से डरते हैं और ये डर तर्क को पीछे कर सकता है। किताब ये समझाती है कि जब समय कम दिया जाता है तो सोचने की प्रक्रिया भी सीमित हो जाती है। अथॉरिटी एंड सोशल प्रूफ। लोग उन पर अधिक भरोसा करते हैं जो विशेषज्ञ, नेता या लोकप्रिय दिखते हैं। जब कोई मैसेज विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित या लाखों लोगों की पसंद के रूप में प्रस्तुत होता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है। ये सामाजिक प्रमाण का सिद्धांत है। हम समूह के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम अलग नहीं दिखना चाहते।
इसलिए अगर बहुत लोग किसी विचार को स्वीकार कर रहे हैं तो उसे सही मान लेना आसान हो जाता है। मीडिया नैरेटिव्स एंड इमोशनल एम्प्लीफिकेशन। किताब मीडिया के प्रभाव का भी उल्लेख करती है। मीडिया अक्सर घटनाओं को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। डर, गुस्सा, आशा, गर्व, इन भावनाओं को बढ़ाकर संदेश को प्रभावशाली बनाया जाता है। एक ही घटना को अलग अलग शब्दों में दिखाया जाए तो उसकी व्याख्या बदल सकती है। जब कोई कथा बार बार दोहराई जाती है तो वह सामान्य लगने लगती है और यही दोहराव विचार को स्वीकार्य बना देता है। टॉक्सिक पर्सनैलिटीज एंड डार्क ट्रेट्स। अब तक हमने देखा कि प्रभाव एक संरचित रणनीति हो सकती है, चाहे वो मार्केटिंग हो, मीडिया हो या सामाजिक नेतृत्व। लेकिन किताब एक और महत्वपूर्ण विषय उठाती है, ऐसे व्यक्तित्व जो स्वभाव से ही नियंत्रण और प्रभुत्व की ओर झुकाव रखते हैं। नार्सिसिस्ट, भावनात्मक शिकारी और ऐसे लोग जो सहानुभूति की कमी के साथ प्रभाव का उपयोग करते हैं। अगले भाग में हम समझेंगे कि ऐसे डार्क पर्सनैलिटीज को कैसे पहचाना जाए और उनसे स्वयं को कैसे सुरक्षित रखा जाए। ये किताब सिखाती है कि प्रभाव केवल शब्दों में नहीं, संरचना में छिपा होता है। क्या आप अगली बार किसी विज्ञापन या संदेश को उसी नज़र से देख पाएंगे? अगर ये विचार आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Who uses dark psychology the most? अब तक हमने तकनीकों को समझा, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन तकनीकों का सबसे अधिक उपयोग कौन करता है? किताब बताती है कि हर प्रभाव बुरा नहीं होता, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो प्रभाव का उपयोग नियंत्रण, प्रभुत्व और स्वार्थ के लिए करते हैं। इन्हें समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि तकनीक से ज्यादा खतरनाक वो व्यक्ति है जो बिना सहानुभूति के उसका उपयोग करता है। अंडरस्टैंडिंग नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स। नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व की एक मुख्य विशेषता है अत्यधिक आत्म केंद्रित होना। ऐसे व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, आलोचना सहन नहीं कर पाते, लगातार प्रशंसा चाहते हैं, दूसरों की भावनाओं को कम महत्व देते हैं। किताब के अनुसार ऐसे लोग अक्सर आकर्षक और आत्मविश्वासी दिखाई देते हैं, लेकिन उनके संबंधों में संतुलन नहीं होता। वे लेने में विश्वास करते हैं, देने में नहीं। इमोशनल प्रेडेटर्स एंड मैनिपुलेटिव पैटर्न्स। भावनात्मक शिकारी वे लोग होते हैं जो दूसरों की कमजोरियों को पहचानने और उनका उपयोग करने में कुशल होते हैं। वे जल्दी जुड़ाव बनाते हैं, तेजी से विश्वास जीतते हैं और फिर धीरे धीरे नियंत्रण स्थापित करते हैं। उनकी रणनीति अक्सर 3 चरणों में होती है: आदर्शीकरण, अवमूल्यन, नियंत्रण। ये चक्र व्यक्ति को भ्रमित और भावनात्मक रूप से निर्भर बना देता है। चार्म, लव बॉम्बिंग एंड आइडियलाइजेशन। किताब लव बॉम्बिंग का उल्लेख करती है। ये वो चरण है जहां नियंत्रक अत्यधिक ध्यान, प्रशंसा और स्नेह दिखाता है। आपको विशेष महसूस कराया जाता है। आपको लगता है कि आपने कोई असाधारण संबंध पा लिया है, लेकिन ये स्थायी नहीं होता। ये विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव को तेजी से गहरा करने की रणनीति होती है। डीवैल्यूएशन एंड कंट्रोल साइकिल्स। जब जुड़ाव मजबूत हो जाता है तो धीरे धीरे व्यवहार बदलने लगता है। आलोचना शुरू होती है, तुलना की जाती है, दूरी बनाई जाती है। व्यक्ति सोचने लगता है कि मैंने क्या गलत किया, मुझे क्या बदलना चाहिए। ये चक्र व्यक्ति को स्वयं को दोषी मानने की ओर ले जाता है, और जब व्यक्ति स्वयं पर संदेह करता है तो नियंत्रण और मजबूत हो जाता है। हाउ टू रिकॉग्नाइज टॉक्सिक बिहेवियर अर्ली। किताब ये सुझाव देती है कि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। कुछ संकेत जिन पर ध्यान देना चाहिए: अत्यधिक तेज जुड़ाव, लगातार दूसरों को दोष देना, आलोचना सहन न करना, भावनात्मक रोलर कोस्टर बनाना, आपको अलग थलग करना। अगर कोई व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता कम कर रहा है तो ये चेतावनी का संकेत हो सकता है। डिफेंस एंड पर्सनल बाउंड्रीज। अब हमने समझा कि डार्क पर्सनालिटीज किस तरह काम करती हैं, लेकिन सवाल है हम स्वयं को कैसे सुरक्षित रखें। क्या केवल पहचानना पर्याप्त है या हमें स्पष्ट सीमाएं स्थापित करनी होंगी? अगले भाग में हम सीखेंगे कि व्यक्तिगत सीमाएं, आत्मसम्मान और जागरूकता हमें मानसिक नियंत्रण से कैसे बचा सकते हैं। ये किताब बताती है कि हर आकर्षक व्यक्तित्व सुरक्षित नहीं होता। क्या आप किसी ऐसे संबंध में हैं जहां आप धीरे धीरे खुद को खो रहे हैं? अगर ये विचार आपके लिए महत्वपूर्ण है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। Why awareness is not enough। अब तक हमने इस किताब के माध्यम से
डार्क साइकोलॉजी, माइंड कंट्रोल, ब्रेन वॉशिंग, माइंड गेम्स और टॉक्सिक पर्सनालिटीज को समझा। लेकिन केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। अगर आप हेर फेर की तकनीक पहचानते हैं लेकिन प्रतिक्रिया नहीं बदलते, तो प्रभाव जारी रहेगा। इसलिए अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप खुद को कैसे सुरक्षित रखेंगे? द पावर ऑफ पर्सनल बाउंड्रीज। किताब इस बात पर जोर देती है कि सीमाएं स्थापित करना आवश्यक है। सीमा का अर्थ है आप किन व्यवहारों को स्वीकार करेंगे और किन्हें नहीं। जब आप स्पष्ट रूप से ये ठीक है और ये ठीक नहीं है तय करते हैं, तो आप अपने मानसिक क्षेत्र की रक्षा करते हैं। सीमा बनाना कठोर होना नहीं है, ये आत्मसम्मान का संकेत है। सेइंग नो विदाउट गिल्ट। अक्सर लोग ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें अपराध बोध होता है, लेकिन किताब हमें यह समझाती है कि ना कहना स्वार्थ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, तो समस्या आपकी नहीं है। स्पष्ट और शांत तरीके से मना करना आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है। जब आप बिना गुस्से के, बिना स्पष्टीकरण के अपना निर्णय रखते हैं, तो आप नियंत्रण वापस ले लेते हैं। ब्रेकिंग इमोशनल डिपेंडेंसी। भावनात्मक निर्भरता हेर फेर की जड़ है। अगर आपकी खुशी, आत्ममूल्य या पहचान किसी एक व्यक्ति पर निर्भर है, तो वो व्यक्ति आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकता है। किताब सुझाव देती है, अपनी रुचियां विकसित करें, विविध संबंध बनाए रखें, आत्म प्रतिबिंब का अभ्यास करें। जब आपका जीवन संतुलित होता है, तो कोई एक स्रोत आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। रिक्लेमिंग आइडेंटिटी एंड कॉन्फिडेंस। नियंत्रण का अंतिम लक्ष्य पहचान को बदलना होता है। इसलिए रक्षा का अंतिम चरण है अपनी पहचान को मजबूत करना। अपने मूल्यों को स्पष्ट करें, अपनी प्राथमिकताओं को लिखें, अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो बाहरी प्रभाव कमजोर पड़ जाता है। आत्मविश्वास केवल बाहरी प्रदर्शन नहीं है, ये आंतरिक स्थिरता है। एथिकल यूज ऑफ इन्फ्लुएंस। किताब का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि प्रभाव स्वयं में बुरा नहीं है। प्रभाव एक उपकरण है। आप इसे धोखे के लिए उपयोग कर सकते हैं या प्रेरणा के लिए। आप इसे नियंत्रण के लिए उपयोग कर सकते हैं या नेतृत्व के लिए। नैतिक प्रभाव का अर्थ है सत्य, सम्मान और पारदर्शिता के साथ संवाद करना। जब प्रभाव का उद्देश्य दोनों पक्षों का विकास हो, तो वो विनाशकारी नहीं, रचनात्मक बन जाता है। फाइनल रिफ्लेक्शन एंड लाइफ एप्लीकेशन। अब जब हम इस पूरी यात्रा को देखते हैं, तो हमें 3 मुख्य बातें समझ में आती हैं। पहली, प्रभाव हर जगह है। दूसरी, जागरूकता सुरक्षा की शुरुआत है। तीसरी, आत्मनियंत्रण ही अंतिम शक्ति है। यह किताब केवल दूसरों को समझने के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने के बारे में भी है। जब आप अपनी भावनाओं, सीमाओं और विश्वासों को स्पष्ट करते हैं, तो आप केवल हेर फेर से बचते नहीं, बल्कि अपनी दिशा तय करते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि प्रभाव को समझना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। क्या आप अपने जीवन के निर्णय सच में स्वयं ले रहे हैं? अगर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।